हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर से हम लोग ऐड करते चलेंगे, ज्वाइन करते चलेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसका फॉर्म होता है 2QA। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड होता है P इक्वल्स टू Q इनटू 2A। 2A क्या है? तो उसके दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, मतलब माइनस क्यू, ये इसका इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये प्लस क्यू, उसके बीच की डिस्टेंस क्या है? 2A। ये हम जानते हो, वैसी बात है कि इसको जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। जब इसका नेट चार्ज जीरो होता है, बट इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। क्यों? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होता है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पूरी तरह से जीरो नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस है। जब हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ऐड करते हैं, इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, प्लस से माइनस की ओर चार्जेस है, और ये जो डाइपोल है हमारा वो क्या है? माइनस से प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन है। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसे ऐड करते हैं तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन लगता है, F इक्वल्स टू QE, और जो माइनस वाला जो फोर्स लगता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, F इक्वल्स टू QE। ये माइनस है जो प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, ये प्लस है जो माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। ये जो फोर्स लगता है यहाँ पर माइनस क्यू आएगा, और जो फोर्स आएगा ये प्लस क्यू के कारण यहाँ पर प्लस क्यू आएगा। इन दोनों बीच में डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर E और E सेम वैल्यू है और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाने वाले चार्जेस होते हैं उनकी कंपेयरिंग में अगर इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर दी जाए, इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर दी जाए, वो ये वाली डिस्टेंस मतलब R मच ग्रेटर देन 2A, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज कर दी जाए इसके बीच के डिस्टेंस की कंपेयरिंग में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अगर ऐसा होता है, अगर वो कैंसिल आउट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, तो क्या होता है? तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/r², पॉइंट चार्ज के कारण, E डिपेंड करता है 1/r² पे। ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कंपेयरिंग में इस डिस्टेंस के बढ़ जाने के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। किसी कंपेयरिंग में? इसकी कंपेयरिंग में, इस डायरेक्शन की कंपेयरिंग में पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। अब वो कितना स्ट्रॉन्ग रहता है और ये कितना वीक रहता है हम उस पर डिस्कस करते हैं। उसके हमने दो रिजल्टेंट निकाले, पहला एक एक्सेल पॉइंट पे और दूसरा आपके इक्वेटर पॉइंट पे। तो एक्सेल पॉइंट पे बात करते हैं। एक्सेल पॉइंट पे हमारे पास में एक डाइपोल है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2A है। इसे हम सेपरेट लिख लेते हैं। ये A की डिस्टेंस यहां से यहां तक की है और ये डिस्टेंस A यहां से यहां तक की है। ओके, ये इसके बीच की डिस्टेंस 2A है और उसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स जो होगा वो कितना होगा? प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण। E एंड E, ये इसका पॉइंट। माइनस क्यू के कारण ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और ये प्लस के कारण इसकी डायरेक्शन ठीक इसके रिपल्सन के कारण इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एंड इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कंसीडर, हमने एक कंसीडर किया है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक कंसीडर किया है, ठीक है। उस पर एक चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उसके चार्जेस है जो सेपरेटेड है किससे? 2A डिस्टेंस से। एंड P एक पॉइंट है जो एक्सेल लाइन पर है, एक्सेल लाइन पे जिसकी डिस्टेंस क्या है? R। ओके, देन
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट पहले ही कर चुके थे, जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, हमारा पॉइंट चार्ज के लिए था, एक टेस्ट चार्ज हम रखा था, उसकी आर डिस्टेंस पे रखा था, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है। इन दोनों चार्जेस के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, फिर P पॉइंट पे इनका नेट चार्ज निकालेंगे। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस क्यू के कारण, मतलब यहां से यहां तक प्लस क्यू के कारण इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको, ये डिस्टेंस है A, और यहां से लेके मिड पॉइंट से P पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है R, तो R माइनस A, ये डिस्टेंस क्या होगी R माइनस A का होल स्क्वायर, ये आपका प्लस क्यू के कारण हो गया। एंड नेक्स्ट जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, अब माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी डिस्टेंस जो होगी वो यहां से मेजर की जाएगी, माइनस क्यू से P तक की। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है R के साथ आप यहां से यहां तक की ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी है A, तो R प्लस A, तो ये रहेगी R प्लस A का होल स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हो गया, ये माइनस क्यू के कारण है तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। अब इसका हम नेट चार्ज निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये आपका E1 एंड ये आपका E2, E1 प्लस E2, तो E1 आपका है 1/4 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर, ये R प्लस A का होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें दोनों में आप कॉमन ले सकते हो, E इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा आपका 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आपके अंदर की वैल्यू होगी। इन दोनों का आप सॉल्व कर लो, जताता हूं इसे आप चाहो तो नोट कर लिया होगा आपने। ओके, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं डिटेल में। इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम आप लोगे तो ये इसका एलसीएम आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA, इसे आप डिटेल में ब्रैकेट को ओपन करके देख लेना एक बार, ठीक है। R स्क्वायर A स्क्वायर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर, तो बचेगा E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4
आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट E इज इक्वल टू, यहां पर एक कंडीशन हमें पता थी, अगर इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी जाए R मच ग्रेटर देन A, देन तब क्या होगा? तो ये नेग्लिजिबल की वैल्यू हो जाएगी, किसकी? A की, ये नेग्लेक्ट हो जाएगी और राइट होने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तब बचेगा EQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 RA अपॉन R स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये तो वैल्यू क्या हो गई? 0, तो R स्क्वायर की पावर स्क्वायर, 2 2 सा 4, R की पावर 4, R की पावर 4। R से R कैंसिल हो जाएगा, इसे आप फैक्टराइज कर सकते हो, 4 को कर सकते हो 2 इंटू 2 में। जब 4 को आप 2 इंटू 2 में लिखोगे तो 2 क्यू ए क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आ जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4A। तो 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 QA अपॉन R की पावर 3। तो 2QA क्या हो जाएगा? P। तो बचेगा 2P अपॉन RQ। तो QA की जगह कर सकते हो P। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन RQ। ये आपका फॉर्मूला होगा। याद रखना, एक्सिस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ओके, 2P अपॉन RQ। अब इसी कंपेयरिंग करते हैं पॉइंट चार्ज से। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया। हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो डायग्राम था, वो उसका डायग्राम ये था, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड इसकी डिस्टेंस R, यहाँ पॉइंट था P, ठीक है। इसकी बीच की डिस्टेंस क्या थी? A, ठीक है, 2P अपॉन RQ। अब पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो क्या है? 1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या आपका एक्सेल पॉइंट पे, जो E एक्सेल पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा? 1 अपॉन आर क्यू पे। तो अगर पूछा जाए आपसे इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप बताएंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर का। रीजन ये है, अगर आर की वैल्यू में पुट करता हूं 2, तो 2 2 से 4, तो 1 अपॉन 4 टाइम्स। यहां पर क्या है? 1 अपॉन 2 की पावर 3, 2 का 3 क्या होता है? 8, तो 1 अपॉन 8 टाइम्स, 1 का 1 अपॉन 8 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर 1 अपॉन 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ये वीक है इसके कंपेयरिंग में, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बाद में इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। इसकी डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो होगी अलोंग टू P। डाइपोल देखो, डाइपोल माइनस से प्लस Q की ओर है, इसी ओर इसका डाइपोल है, इसका हमने P पॉइंट पे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन निकाला है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलोंग टू P होगी, ठीक है। इसकी ये डायरेक्शन आप ध्यान रखेंगे। और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? वो
पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसका वीक होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। एक्सल पॉइंट फिनिश हो गया है, बात करते हैं इक्विटोरियल पॉइंट पे। इक्विटोरियल पॉइंट की बात करते हैं ऑन इक्विटोरियल पॉइंट। एक डाइपोल है हमारे पास में, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, माइनस क्यू प्लस क्यू हमारे पास एक डाइपोल, उसके बीच की डिस्टेंस 2a है और r डिस्टेंस पे से ठीक इसके नॉर्मल पे एक पॉइंट p है, जिस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या होगा, हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। उसकी डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारा ये 90 डिग्री पर जो एंगल है, इसकी डिस्टेंस क्या है a, इसकी डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। तो इसकी पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर हाफ, ओके, मतलब अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस बताते हैं, ये भी 90 डिग्री पर है, इसकी डिस्टेंस a है, इसकी डिस्टेंस r है, तो इसकी भी सेम डिस्टेंस हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर हाफ, ओके, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो स्टार्ट करते हैं। लेट p be a point on equatorial line, then electric field due to प्लस क्यू। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बीच की डिस्टेंस क्या प्लस क्यू कारण हमारे बीच की डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ, तो इसकी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ, ओके, ये आपकी हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू कारण जो आपकी हो जाएगी E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, इसकी डायरेक्शन क्या है बीच की, सेम यही है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ, ओके, ये इसकी हो गई। अब इसका हम नेट निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो पहले देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस क्यू के कारण जो इसकी डायरेक्शन होगी ये प्लस है, तो प्लस के कारण रिपल्शन के कारण इसका फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके प्लस क्यू के कारण इसका फील्ड इस डायरेक्शन जाएगा। अब माइनस क्यू के कारण ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो इसका किस डायरेक्शन में आएगा, इसका इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसकी डायरेक्शन ये जाएगी, इसकी डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर आएगा, माइनस क्यू की तरफ आएगा। अब हमारे पास में दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन ये है। इस दो डायरेक्शन के लिए हम लोग वेक्टर चैप्टर पहुंचते हैं। वेक्टर चैप्टर हम लोग दो रूल फॉलो करते थे, एक आपके पैरेललोग्राम के और एक रूल आपका फॉलो होता था कंपोनेंट फैक्टर। तो हम कंपोनेंट इसके ब्रेक करते हैं, तो कंपोनेंट जो इसके ब्रेक करेंगे उसे देखते हैं क्या होंगे। कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए हमारे पास में एक डायरेक्शन ये आ गई माइनस क्यू के कारण, एक डायरेक्शन ये आ गई प्लस क्यू के कारण। तब इसके कंपोनेंट जो ब्रेक हुए, रिजल्टेंट जो निकलेगा वो हम, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। ये किसी कारण हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी किसके, प्लस क्यू के कारण, और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हुए, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। ये जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है आपका साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है ई कॉस थीटा।
तो ये कंपोनेंट किसके कारण ब्रेक हुए हैं? प्लस क्यू के कारण ब्रेक हुए हैं। अब बात करते हैं माइनस क्यू कारण ब्रेक कहां पर होंगे? तो इसकी डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट है, तो एक आपका ये हो गया, तो दूसरा कहां पर? इसकी ठीक 90 डिग्री पर ये होगा। ठीक है, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये हो गया। ई कॉस थीटा, ये वाला ऐसा कौन सा कंपोनेंट होगा? ये भी इसका ई कॉस थीटा होगा। ये ई कॉस थीटा किसके कारण है? ये है माइनस क्यू के कारण, और इसका ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, ई साइन थीटा। ये आपका ई साइन थीटा, एक आपका ई साइन, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट कहां मिलेगा? तो रिजल्टेंट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। एक प्लस क्यू का रिजल्टेंट ई कॉस थीटा, और माइनस क्यू का रिजल्टेंट ई कॉस थीटा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2e कॉस थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखेंगे हम लोग here the component E both E sin theta is in opposite direction, then both are will be cancel out। ये कैंसिल आउट होंगी, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका निकल कर आएगा E प्लस Q इज इक्वल टू E माइनस Q इज इक्वल टू E। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं, तो इन दोनों क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, ठीक है, ये आप नोट करो, फिर इसके आगे चलते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? 2E cos थीटा, ये दोनों 2E cos थीटा हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू 2E। E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू हमारे प्लस क्यू कारण क्या थी? Q अपॉन इसका स्क्वायर, ओके। वहां पर स्क्वायर नहीं लिखा है, स्क्वायर लिख देना आप यहाँ पर, जो हमने फॉर्मूला लिखे थे आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर स्क्वायर आप ऐड कर लेना, ठीक है। इसका अंडर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसका अंडर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो नॉर्मल वैल्यू क्या बचेगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपकी ये वैल्यू बची, ठीक है। उसमें ऐड कर लेना जब मैंने ये लिखवाया था, ठीक है, आपकी ये वैल्यू बची, E की वैल्यू। अब cos थीटा क्या है? अगर ये एंगल थीटा हो, ये एंगल थीटा हो, अगर ये एंगल थीटा हो, तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका बेस क्या है? यहां पर cos थीटा बेस हो गया आपका a, तो a अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। अब इसे आप सॉल्व करो, तो 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया आपका। इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? हाफ, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस हाफ, ये आएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2,
2 if r much greater than a then तब क्या होगा? तब हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 2QA। ये क्या आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मच ग्रेटर देन है तो A क्या हो जाएगा? 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो R स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? 3/2। तो R स्क्वायर की पावर 3/2 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा? R की पावर 3। तो R की पावर 3 आपका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे बन गया। P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू, ये आपका डाइपोल है। ठीक है, अब इसी कंपेयरिंग का इसकी डायरेक्शन की बात करें पहले। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखो, ध्यान से देखो। माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ। इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अगर इसकी डायरेक्शन ये हो गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या रहा? ये तो रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो गया था। रिजल्टेंट कहां मिला हमें? इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट इस डायरेक्शन मिला, तो क्या हो गया? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायरेक्शन क्या हो गई? इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड opposite to इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट इसका फील्ड रहेगा। तो ध्यान रखना, एक्सियल पॉइंट पे क्या रहता है? एक्सियल पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलोंग रहता है, मतलब उसी डायरेक्शन रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके होता है? वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के होता है। ठीक है, उसके अपोजिट होता है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। अब कंपेयरिंग की बात करें, कंपैरिजन आप देखो, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू है, और हमारा एक्सियल पॉइंट पे जो आया था E एक्सियल, जो एक्सियल पॉइंट पे निकल कर आया था वो आया था 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। यहां पर P है, यहां पर 2P है। तब देखो E एक्सियल, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू इक्वेटोरियल पॉइंट E इक्वेटोरियल कंपैरिजन देखो आप, E एक्सल होता है वो डबल होता है किसके? E इक्वेटोरियल पॉइंट के। ये आप कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्शन आपको दोनों की ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, हम पहला कर चुके हैं एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड किया हम लोगों ने इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एंड थर्ड करते हैं अगर कोई जनरल पॉइंट हो, मतलब एक्सेल पॉइंट पे भी ना हो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी ना हो, किसी भी अदर पॉइंट पर हो। अगर किसी अदर पॉइंट पे हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, उसकी बात करते हैं। ओके, सो उसका थर्ड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब किसी भी जनरल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। वो जनरल पोजीशन ऐसी है, ना ही कोई एक्सेल पॉइंट पर है, ना कोई इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। तब उसके लिए हम क्या करेंगे? ये एक अदर डायरेक्शन है, किसी दूसरी डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं। कंपोनेंट्स को ब्रेक करने के लिए अगर ये एक डाइपोल का रिजल्टेंट है, तब इसका एक कंपोनेंट ये होगा और सेकंड कंपोनेंट इसके ठीक नॉर्मल पे होगा 90 डिग्री पर। ये इसका कंपोनेंट हो गया। ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा P cos थीटा एंड अदर P sin थीटा।
एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा P cos थीटा और P sin थीटा। तो जो इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बन रहा है, इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बन रहा है, यहां पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको मिले। फर्स्ट एक तो है L/R, एक R की ओर है P cos थीटा डाइपोल, और सेकंड जो है आपका वो इस डाइपोल की ओर है, ठीक है, P की तरफ P sin थीटा। एक थीटा से इससे बन रहा है और दूसरा आपका L/R है। सो हम लिख सकते हैं let P be a point on general position at distance R, it makes angle theta। थीटा एंगल पर कोई भी जनरल पॉइंट है, तो पॉइंट एक P है, ठीक है, वो हमने माना है। Thus electric field dipole can be considered to consist of two electric dipole। तो इसमें फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका है वो होगा along to R, along to R क्या है आपका P cos थीटा, एंड सेकेंड इज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E R, along to R के लिए मैं डॉट कर रहा हूं R। इसे आप एक्सेल से भी कर सकते हो क्योंकि ये एक एक्सेल पॉइंट है, ठीक है, और ये इसके इक्वेटोरियल पर है, मतलब नॉर्मल है, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है और एक एक्सेल पॉइंट पर है। यहाँ पर दो डाइपोल है, तो इसे आप एक्सेल से भी नोट कर सकते हो। E R इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R क्यूब। अब एक्सेल पॉइंट को जो हमारा फॉर्मूला निकलना था वो था 2P अपॉन R क्यूब। तो यहां पर डाइपोल क्या है P cos थीटा है, डाइपोल P cos थीटा, साथ में क्या है इसमें 2P। ये क्या है आपका एक्सेल पॉइंट पे, किस पर, एक्सेल पॉइंट पे। आप इसे एक्सेल पॉइंट पे मान सकते हो, चाहो तो आप लिख लो इसे एक्सेल पॉइंट, ठीक है। एंड सेकेंड इज आपका है नॉर्मल टू R, R पर ये नॉर्मल है, तब इज इक्वल टू क्या होगा इसका P sin थीटा, इसका डाइपोल हो जाएगा, तो डाइपोल इसका हो जाएगा P sin थीटा। ये डाइपोल है, डाइपोल P cos थीटा एंड P sin थीटा, ओके। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P sin थीटा अपॉन R क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या था P अपॉन R क्यूब, यहां पर क्या मिला हमें sin थीटा मिला है, sin थीटा, तो हमने उसे पुट कर दिया, ओके। ये हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए इस डाइपोल के। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसे आप नोट करो, तो रिजल्टेंट इसका फाइंड आउट करते हैं। सो इसके रिजल्टेंट के लिए अब बात करते हैं, इसका जो रिजल्टेंट है हमें पॉइंट P पर निकालना है। जब पॉइंट P पर निकालना है तो ये एक्सेल पॉइंट है, एक्सेल पॉइंट के लिए, ठीक है, along to R, ये एक्सेल पॉइंट के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा E एक्सियल, ठीक है। ये क्या है एक्सेल पॉइंट पे, एक्सेल पॉइंट क्या होता है along to P, P के along ही इसका फोर्स लगता है। और सेकंड चीज क्या आपकी, ये क्या आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने डायरेक्शन जब निकाली थी तो वो क्या निकल कर आई थी अपोजिट टू डाइपोल, तो ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, अपोजिट टू डाइपोल। अगर ये डायरेक्शन तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन तो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब इसकी ठीक नॉर्मल जाएगी, ये आ गई, ठीक है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हो गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इसका रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट के लिए इसके रिजल्टेंट कहा जाएगा ये जाए, ये आपका हो गया E रिजल्टेंट, ये आपका E रिजल्टेंट हो गया। सो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर ये एंगल थीटा पर है और इसका रिजल्टेंट ये यहां पर
अल्फा एंगल पर हो तब ये अल्फा है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करने से अगर ये अल्फा एंगल है तो ये भी एक अल्फा एंगल बन जाएगा, अल्फा एंगल बन जाएगा। तो रिजल्टेंट के लिए अब इसे प्रूफ करते हैं हम लोग। सो ई रिजल्टेंट, सो रिजल्टेंट के लिए जब पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं तब उसका फॉर्मूला होता था हमारा E इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिजल्टेंट तो हम निकाल सकते हैं इसके, पी स्क्वायर मतलब E एक्सियल का स्क्वायर, E एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस सेकंड कौन सा है E इक्वेटोरियल, E इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर। ये आपके दोनों का, इसकी वैल्यू पुट करो आप, ई एक्स और ई इक्वेशन, इसकी वैल्यू ये है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन आर क्यूब। इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट साथ में चल रहा है तो इसका अंडर रूट कर देंगे, उनका आ गया आपका। ओके, देन इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका प्लस का साइन है बीच में। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ कॉमन पार्ट होंगे, जैसे आपके 1/4 का एप्सिलॉन नॉट से कॉमन आ जाएगा इन दोनों ब्रैकेट से, ठीक है, और आ जाएगा p अपॉन आर क्यू, ये आपका कॉमन आ जाएगा। तो ये जब अंदर कॉमन आएगा तो इसके साथ में क्या स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर निकल कर आएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये बाहर आ जाएगी वैल्यू, जो अंदर बचेगी वो बचेगी आपकी 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें बचेगी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अंदर ये वैल्यू बचेगी, बाहर ये आ जाएगी। ओके, सो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये स्क्वायर है तो 2 2 सा 4, यहां पर आप लिख सकते हो 4 और यहां पर आ जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया। अब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, cos थीटा में चेंज कर सकते हो, तो यहां पर जाना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पर इस वैल्यू को पुट कर दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया। अब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 4 माइनस 1 बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, साथ में क्या चल रहा है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ई रिजल्टेंट। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, इसका रिजल्टेंट ये आ गया। अब इसका रिजल्टेंट तो ये है, ये दोनों एक एक्सियल एंड इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट्स के लिए वैलिड होगा। देखते हैं कैसे वैलिड होगा। एक्सियल पॉइंट पर हमारा जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रहता है 0 डिग्री रहता है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो रहता है वो नॉर्मल टू आर होता है। जो नॉर्मल होता है डाइपोल पर तो वो क्या होता है 90 डिग्री एंगल मेजर करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेल पॉइंट पर, एक्सेल पॉइंट पे अगर 0 रखे हम 0 डिग्री पर होता है तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 प्लस 1 4,
4 हो गया तो √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2p अपॉन 4πr3, तो 2p किसका होता है एक्सियल पॉइंट का। ओके, सेकंड देखते हैं इक्विटोरियल पॉइंट को कैसे वेरीफाई करता है। इक्विटोरियल पॉइंट के लिए एंगल होता है 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 रखो तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये 0 हो जाएगी, तो यहां क्या बचेगा ओनली 1, तो 1 की मल्टीप्लाई p से करोगे तो p आएगा, तो p अपॉन 4πr3, ये क्या हो गया आपका इक्विटोरियल पॉइंट। दोनों को वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन देखते हैं, इस रिजल्ट की डायरेक्शन किस साइड में है। अगर ये रिजल्टेंट अल्फा एंगल पर बना हुआ था, तो अगर ये अल्फा एंगल है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, तो ये और एक लाइन इसमें इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्फा एंगल अगर ये है तो ये भी अल्फा एंगल होगा। ओके, ये अल्फा एंगल होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम निकालते हैं tan अल्फा। फॉर डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अल्फा के ठीक सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, अपॉन बेस क्या होगा आपका, ये इसका बेस होगा ये वाला, तो ये एक्सेल पॉइंट है, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये भी एक्सेल हो जाएगा, तो E इक्विटोरियल अपॉन E एक्सेल पॉइंट, E इक्विटोरियल अपॉन E एक्सेल, इसकी वैल्यू इस पे पुट करो। E इक्विटोरियल की रहती है आपकी P साइन थीटा अपॉन 4πε0 r3 2p cos थीटा अपॉन 4πε0 r3। इक्विटोरियल पर हमारा p sin थीटा अपॉन 4πε0 r3 रहता है, एक्सेल पॉइंट पे 2p cos थीटा अपॉन 4πε0 r3 होता है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, बचेगा 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या होता है tan थीटा, और इक्वल में क्या चल रहा है tan अल्फा, तो यहां से निकल कर आएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये इसकी डायरेक्शन होगी इस एंगल पर। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके बाद में जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क क्रिएट करता है। ओके, सो उस पर डिस्कस करते हैं, इसे आप नोट कर लो। सो नेक्स्ट है हमारा डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है, तब वो एक टॉर्क क्रिएट करता है। तो वो किस तरह से टॉर्क क्रिएट करता है उस पर बात करते हैं। सो ये हमारा डाइपोल है -q एंड +q, ये डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2a है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। उसके बाद इस पर दो अपोजिट इक्वल फोर्स लगते हैं, एक आपका फोर्स रिपल्सन के कारण F इक्वल्स टू QE एंड अट्रैक्शन के कारण ये वाला फोर्स ये -q है, तो F इक्वल्स टू QE, यहां पर -QE आएगा। तो ये हमारे अपोजिट इक्वल फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, बट ये कैंसिल आउट नहीं होते, ये कैंसिल नहीं होते क्योंकि यहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फोर्स डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है हमारी 2a, एक डिस्टेंस है, उस वजह से ये पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं होते और एक डिफरेंट टाइप का फोर्स लगता है। सो हमारा स्टार्टिंग में जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल्स टू, एक फोर्स आपका क्या है QE एंड सेकंड क्या है QE, वो क्या हो जाएगा हमारा 0, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में 0। बट ये जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों चार्ज के बीच में डिफरेंस है, तो यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके फोर्स लग रहे हैं। तो यहां पर हेयर
the two forces acting on the dipole on different point। तो यहां पर दो फोर्स जो लग रहे हैं आपके, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे भी लग रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, इट मेक्स एंगल थीटा। ये एंगल एक थीटा बनाते हैं, ठीक है, विच क्रिएट, जो क्रिएट करता है, विच क्रिएट्स टॉर्क, विच क्रिएट्स टॉर्क, जो क्रिएट करता है हमारा टॉर्क। अब ये टॉर्क क्रिएट करता है, तो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इसे नोट करते हैं टॉ से, तो यहां पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरी फोर्स इनटू, देखो टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बीच का डिस्टेंस, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरी फोर्स, जितने भी फोर्स इसके लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड मतलब एफ, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू एंटी पैरेलल फोर्स, ठीक है, एंटी पैरेलल फोर्स। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एंटी पैरेलल फोर्स पे लग रहा है उनके बीच का डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरी फोर्स, इनका फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये है आपकी कितनी है 2a, तो इसकी डिस्टेंस हम निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आपकी परपेंडिकुलर। तो इस डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, देखो BC, तो ये है BC इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड आउट करना है थीटा, हमें एक BC फाइंड आउट करना है, और एक हमारे पास में ऑलरेडी पहले से ही वो लेंथ क्या है 2a, तो थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका साइन थीटा, तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका BC अपॉन 2a इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो गया आपका। तो BC में क्या जाएगी, BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो यहां पर 2 इक्वल टू ये क्या है, फोर्स इनटू BC, फोर्स इनटू BC। इसे आगे सॉल्व करते हैं, फोर्स इंटू BC, टॉर्क इंटू फोर्स F इंटू BC क्या है आपका 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, और F क्या है आपका, F है आपका QE इंटू 2a साइन थीटा, सो QE 2a साइन थीटा, तो E इंटू Q 2QA ऐसे लिख सकते हैं, 2QA एंड साइन थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा P मतलब डाइपोल, तो E इंटू ये हो जाएगा P, ए डाइपोल। अब E क्रॉस P, क्रॉस सब वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस में लगता है, तो क्रॉस जब हटाते हैं तो हमारा क्या लगता है आपका साइन थीटा, तो E क्रॉस P इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा, टो इक्वल टू E क्रॉस P, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया किसका, टॉर्क का। अब ये टॉर्क किस कंडीशन में क्रिएट होता है और किस कंडीशन में क्रिएट नहीं होता है, उसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डाइपोल है तब क्या होगा, तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 होगा, तब टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क हमारा क्या है
साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 0, यहां पर साइन 0 रखो। जब साइन 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो टॉर्क यहां पर क्या बन जाएगा, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसे लिख सकते हो आप 0। ओके, अगर ये आपके P E के अपोजिट डायरेक्शन में, P अपोजिट टू E है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो इन दोनों बीच बनने वाला एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री होगा। तब टॉर्क रेट कितना होगा, जब 180 होगा 180, तो साइन 180 कितना हो जाएगा 0, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट अगर P नॉर्मल टू E है, मतलब इसके 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, अगर 90 डिग्री पर है तो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप 90, तो साइन 90, साइन 90 होता है 1, अगर साइन 91 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 90, तब टॉर्क कितना हो जाएगा आपका पी ई, 90 हो जाएगा, बचेगा पी ई, तो आपका टॉर्क पी हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, देन आपका नेक्स्ट है, अगर थीटा की वैल्यू 270 हो, थीटा की वैल्यू 270 हो, तब क्या होगा, अगर 270 थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है, तब साइन 270, तब वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस में, तब टॉर्क क्या हो जाएगा आपका माइनस पी ई। ये जो डाइपोल होता है वो कब स्टेबल होता है और कब अनस्टेबल होता है, किस कंडीशन में स्टेबल होता है और किस कंडीशन में अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी क्या है, ये आपकी स्टेबिलिटी कंडीशन है जब P एंड E सेम डायरेक्शन में हो, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो इन पर एक फोर्स अपोजिट एंड इक्वल क्रिएट होता है क्यू ई, एंड एक फोर्स क्यू ई इस कंडीशन में क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जब ये इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है स्टेबल रहता है, क्या होता है स्टेबल रहता है। सेकंड कंडीशन होती है इसकी व्हेन जब P E के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जब E के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब क्या होता है, ये जो डाइपोल जो होता है उस पर जो फोर्स क्रिएट होगा, उस पर जो फोर्स क्रिएट होगा वो कैसे होगा डाइपोल पर, देखो P माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर डाइपोल होता है, और इलेक्ट्रिक प्लस से माइनस की ओर होता है, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, यहाँ पर प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इस कंडीशन पे लगेगा फोर्स, ठीक है, और ये इस कंडीशन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों जो फोर्स होंगे वो प्लस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन के कारण ये फोर्स यहां पर लगने से ये पूरा एक टॉर्क क्रिएट करेगा। ठीक है, यहां पर ये मूव करेगा, तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम, यहां पर ये टॉर्क क्रिएट होगा। तो इसका वर्क डन करता देखते हैं, जो रोटेट करता है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो इसका वर्क डन है, हमारे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमने डाइपोल रखा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन डाइपोल की माइनस से प्लस की ओर है, अगर ये रोटेशन दिस डाइपोल इज rotated from थीटा 1 to थीटा 2 हो, अगर इसका ये हुआ हो तो फॉर स्मॉल वर्क डन। अब हम छोटे से वर्क निकालते हैं, इसका क्या है, फिर छोटे से वर्क निकाल के बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने से उसका फुल वर्क डन निकल कर आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू
टो इंटू डी थीटा। ये आपका वर्क हो गया। वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या है, फोर्स टॉर्क है, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा टो। टो क्या है आपका, पी ई, पी ई साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर दी, टो की पी ई साइन थीटा। उसके बाद में इसकी लिमिट लगाएंगे हम, थीटा 1 से थीटा 2, मतलब कितना रोटेट हुआ है, थीटा 1 से थीटा 2, ये इसकी लिमिट हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई, आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू से बाहर निकाल दो, थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन देखो, तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है। और एक इंटीग्रेशन और याद रखेंगे आप, एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन भी याद रखेंगे आप, ठीक है। ये भी इंटीग्रेशन इसमें काम आएगा। देन पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा, मतलब इंटीग्रेशन हो चुका तो डी थीटा अपने आप रिमूव हो जाता है। इसकी लिमिट लगाते हैं हम, थीटा 1 से थीटा 2, ये इसकी लिमिट हो गई। अब सॉल्व करते हैं, W इक्वल्स टू पी ई। अब इसकी लिमिट रखते हैं इसमें थीटा 2, पहले रखेंगे थीटा 2, तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2। फिर लिमिट में सेकंड क्या होता है, माइनस, माइनस लगता है लेकिन यहां भी एक माइनस है, तो अब क्या रखेंगे थीटा 1, तो कॉस थीटा 1, ये लिमिट रख गए हमारी। तो ये माइनस में ऑलरेडी पहले भी एक साइन माइनस का है, और एक लिमिट रखने पर जो मैं लगता है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहां पर क्या आ गया, उसका वर्क डन, ठीक है। अब देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में माना था थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, उसका रोटेशन चेक किया था। अब देखते हैं फॉर रोटेशन इसका, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर ये डाइपोल 0 से थीटा तक रोटेट हुआ हो, फिर थीटा से 90 डिग्री हुआ हो, फिर 90 डिग्री से 180 हुआ हो, इस तरीके से रोटेट देखते हैं, इसका फॉर्मूले क्या क्या क्रिएट होंगे, इस फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर रोटेशन वर्क डन का, सपोज 1 थीटा 2 90, थीटा 2 90, मतलब थीटा 1 की वैल्यू थीटा और उसकी वैल्यू 90, इसकी थीटा 2 की वैल्यू, तब आपका होगा पी ई, थीटा 1 क्या जाएगा थीटा, तो क्या रखेंगे कॉस थीटा माइनस थीटा 2 क्या है 90, 90 है तो क्या आ जाएगा cos 90, तो cos 90 होता है 0, तो यह आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपका निकल कर आएगा W थीटा से 90 तक निकल कर आएगा PE cos थीटा, एक आपका वर्क ये आ जाएगा। सेकंड निकालते हैं इसी तरीके से, ये आपका फर्स्ट आ गया। सेकंड निकालते हैं, अगर यही वर्क थीटा से 0 डिग्री रहा हो तब क्या होगा, तब होगा PE, आप रख सकते हो थीटा 0 डिग्री, थीटा 1 का मान थीटा, तो PE cos थीटा, थीटा 2 का मान 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो cos थीटा माइनस 1, एक वर्ग आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी थीटा 1 की वैल्यू रखी गई हो, जो भी इसका रोटेशन हुआ हो, उस तरीके से आप फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, उसका वर्क डन निकाल सकते हैं। सो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे डाइपोल की, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पर आएंगे. ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर.